हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बैंक रिकंसिलिएशन चैप्टर के सेकेंड लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने समझा था कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या होता है, क्यों बनाया जाता है, उसके क्या इंपॉर्टेंस होते हैं, कॉमन डिफरेंसेस क्या होते हैं जो हमको बीआरएस में कंसिडर करने पड़ते हैं, एडजस्ट करना पड़ता है। इसके अलावा हमने बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की प्रिपरेशन के ऊपर कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन करी थी, जिसके साथ मैंने आपको आपके स्टडी मटेरियल का इलस्ट्रेशन नंबर 1 भी कवर करवाया था। आज के लेक्चर में हमारा मेन फोकस रहेगा बीआरएस के प्रिपरेशन के क्वेश्चंस के ऊपर। इससे पहले कि मैं शुरुआत करूं, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, अगर आप मेरे व्हाट्सएप डाउट एंड टेस्ट सीरीज ग्रुप का पार्ट बनना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं या फिर एक ईमेल ड्रॉप कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी और ईमेल आईडी दोनों भी आपको नीचे मूविंग टेक्स्ट में मिल जाएगी। कमिंग फ्राइडे यानी 15 जुलाई को कंपनी अकाउंट्स का टेस्ट होने वाला है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के बच्चों के लिए। तो अगर आप वो टेस्ट देना चाहते हैं तो जल्दी से आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए बिना किसी देरी के मैं अपने लेक्चर को शुरू करता हूं। चलिए सबसे पहले हम एक बहुत सिंपल क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 2 ऑफ योर स्टडी मटेरियल। स्टडी मटेरियल आप इंस्टीट्यूट के वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे छोड़ दूंगा। इससे पहले मैं क्वेश्चन शुरू करूं, एक और बात, आपकी सुविधा के लिए मैंने टाइम स्टैम्प्स ऐड कर दिया है इस वीडियो में, तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए तो क्वेश्चन पढ़ते क्या कहता है। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फॉर जिंदल ऑफसेट लिमिटेड। बैलेंस एज पर कैश बुक इज ₹2,40,000। देखो सबसे पहली बात, यहां पे आपको कैश बुक का बैलेंस दे रखा है, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है, फेवरेबल बैलेंस है, अनफेवरेबल बैलेंस है। तो लास्ट लेक्चर में ये चीज मैंने आपको लिखवा भी दी थी और बता भी दी थी कि अगर क्वेश्चन साइलेंट होता है, क्वेश्चन में क्लियरली नहीं लिखा होता कि कौन सा बैलेंस आपको दिया गया है, तो हम हमेशा इसको फेवरेबल बैलेंस मानते हैं, है ना। हम अपना पॉजिटिव थिंकिंग करते हैं कि भाई बैलेंस अच्छा वाला बैलेंस होगा, फेवरेबल बैलेंस होगा। अब कैश बुक की अगर मैं फेवरेबल बैलेंस बोलूंगा तो कैश बुक में ये डेबिट बैलेंस होता है ना। आपको याद होगा कैश बुक का डेबिट बैलेंस पासबुक का क्रेडिट बैलेंस होता है और कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस पासबुक का डेबिट बैलेंस होता है। तो उल्टा उल्टा चलता है पासबुक और कैश बुक में। ये चीज भी मैंने आपको अच्छे से बता दी थी लास्ट लेक्चर में, ठीक है। तो अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया हुआ तो हम मानेंगे कि ये कैश बुक का फेवरेबल या फिर डेबिट बैलेंस आपको दिया हुआ है। इसके अलावा कहता है चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड इन द बैंक अमाउंट्स टू ₹1,36,000। थर्ड में कहता है चेक्स डिपॉजिटेड इन बैंक बट नॉट येट क्लियर्ड अमाउंट्स टू ₹90,000। फोर्थ में बैंक चार्जेस अमाउंट्स टू ₹300। फिर कहता है इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक अमाउंट्स टू ₹1250। और लास्ट में देखो आपको पासबुक का भी बैलेंस दे दिया। तो इस क्वेश्चन में अच्छी बात क्या है कि आपको कैश बुक का बैलेंस भी दिया हुआ है और आपको पासबुक का बैलेंस भी दिया हुआ है। दूसरी अच्छी बात क्या है, इसमें आपको कॉजेज ऑफ डिफरेंसेस दे रखे हैं। लास्ट लेक्चर में जो मैंने आपको फर्स्ट इलस्ट्रेशन कराया था उसमें कॉजेज ऑफ डिफरेंसेस नहीं दिए हुए थे, तो हमने पासबुक और कैश बुक को कंपेयर किया था और खुद से निकाले थे कि क्या क्या डिफरेंसेस हैं। लेकिन इस सवाल में आपको डिफरेंसेस के जो भी कॉजेज वगैरह हैं, जो भी आइटम्स है, वो सारी चीजें आपको दे रखी है और साथ ही साथ आपको कैश बुक और पासबुक का बैलेंस दोनों दे रखा है। यानी कि आप अगर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाओगे तो अगर सपोज आप बैलेंस एज पर कैश बुक से स्टार्ट करते हो तो आपको पता है कि आपका बीआरएस की सारी एडजस्टमेंट्स करने के बाद बैलेंस एज पर पासबुक क्या आना चाहिए। ऑल्टरनेटिवली आप बैलेंस एज पर पासबुक से भी स्टार्ट कर सकते हो, तो उस केस में आपको कैसे कैसे एडजस्ट करके बैलेंस एज पर कैश बुक में आना है, क्या बैलेंस आपका आना चाहिए, आपको सारी चीजें पता है, तो बेसिकली आपका इसमें आंसर टैली हो जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करो, मतलब मैं क्या पसंद करता हूं, मैं पसंद करता हूं कि हम बैलेंस एज पर कैश बुक से स्टार्ट करें। जब भी आपको कैश बुक और पासबुक का बैलेंस दिया हुआ है तो आई प्रेफर कि वी स्टार्ट विद बैलेंस एज पर कैश बुक। थोड़ा सा वो कंपैरेटिवली एक तो इजी भी होता है और मुझे ज्यादा वो लॉजिकल लगता है, ठीक है। ये मेरी प्रेफरेंस है, ऐसा कहीं लिखा नहीं है, ऐसा कहीं रूल नहीं है, आप कैसे भी कर सकते हो। लेकिन अगर क्वेश्चन में कैश बुक और पासबुक का बैलेंस दिया होगा तो मैं कैश बुक से ही स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन तो बड़ा छोटा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड है क्योंकि अभी हम लोग खाली कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे फोकस कर रहे हैं। एक और बात आपको याद होगा, अगर आपने लास्ट लेक्चर देखा है, कि हमने एक और चर्चा करी थी। हमने बोला था प्रेजेंटेशन ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट।
हमने प्रेजेंटेशन की बात की थी और उसमें मैंने आपको बताया था दो तरह की प्रेजेंटेशन होती है। दो तरह की प्रेजेंटेशन होती है, एक होती है बैलेंस प्रेजेंटेशन, एक होती है प्लस माइनस प्रेजेंटेशन। ठीक है, तो इस सवाल में मैं आपको दोनों भी प्रेजेंटेशन दिखाऊंगा। मैं बैलेंस प्रेजेंटेशन से भी बीआरएस बनाऊंगा और प्लस माइनस प्रेजेंटेशन से भी बीआरएस बनाऊंगा, ताकि आपको दोनों तरीके समझ आ जाए। आपको जो तरीका अच्छा लगता है, जो इजी लगता है, आप वो तरीका यूज कर सकते हो। कहीं पे भी इंस्टीट्यूट आपको बोलता नहीं कि आपको एक पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन ही करनी है, आप अपनी चॉइस के हिसाब से प्रेजेंटेशन कर सकते हो, लेकिन आपको दोनों भी तरह की प्रेजेंटेशन आनी चाहिए, पता होना चाहिए कि उसमें आपको क्या करना है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, मैं अपने सवाल पे आ जाता हूं, मतलब मैं अपने स्क्रीन पे आ जाता हूं। अब आप लोग अपनी स्टडी मटेरियल से क्वेश्चंस को देखते रहिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एग्जाम में आपको एक ही तरह की प्रेजेंटेशन करनी है, खाली आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं दोनों प्रेजेंटेशन बता रहा हूं। तो सबसे पहले हम लोग बैलेंस प्रेजेंटेशन से करते हैं। बैलेंस प्रेजेंटेशन, चलिए। जब भी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के क्वेश्चंस करो तो सबसे पहले आपको प्रॉपर्ली हेडिंग डालनी है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन। अगर डेट दे रखी है सवाल में तो वेल एंड गुड, डेट डाल दो। क्या इसमें से डेट दे रखी है? द आंसर इज नो। डेट नहीं दे रखी तो डेट यहां पे आप इग्नोर कर सकते हो, लेकिन अगर आपको डेट दे रखी होगी और एग्जाम के सवाल में आपको मोस्टली डेट दे ही रखी होगी, तो आपको पूरा लिखना है हेडिंग बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन। ठीक है, बच्चे नहीं करते, और ये शॉर्ट फॉर्म भी मत लिख के आ जाना बीआरएस। मेजोरिटी बच्चे क्या करते हैं, बीआरएस बस ये लिख देते हैं हेडिंग में और हो जाता है। प्रॉपरली पूरा लिखना है आपको, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन सो एंड सो डेट, राइट। चलिए, तो अभी हम बैलेंस प्रेजेंटेशन से कर रहे हैं। तो देखो, अब बैलेंस प्रेजेंटेशन में आपको क्या करना होता है। सबसे पहले हम लोगों ने बोला कि हम बैलेंस एज पर कैश बुक से स्टार्ट कर रहे हैं, तो मैं लिखूंगा बैलेंस एज पर कैश बुक। तो बैलेंस एज पर कैश बुक आपको दे रखा है 2,40,000। 2,40,000। अब एक एक करके जो भी डिफरेंसेस दे रखे हैं, हमने लास्ट लेक्चर में सारे डिफरेंसेस डिस्कस करे थे और हमने चर्चा करी थी कि उन डिफरेंसेस की वजह से क्या इफेक्ट हो रहा है, कहां पे आपका कैश बुक का बैलेंस ज्यादा आ रहा होगा, कहां पे आपका पासबुक का बैलेंस ज्यादा आ रहा होगा, एंड सो ऑन। तो यही थिंकिंग हमको करके चलनी है, कुछ भी रट्टाबाजी नहीं करनी हमको। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पहली आपको एडजस्टमेंट दे रखी है, चलो मैं यहीं से पढ़ लेता हूं। चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड इन द बैंक अमाउंट्स टू ₹1,36,000। इसका मतलब क्या है, हमने चेक्स पेमेंट के लिए इशू करे, 1,36,000 रुपए के चेक्स हमने इशू करे होंगे पेमेंट के लिए, लेकिन वो अभी बैंक में प्रेजेंट ही नहीं हुए। तो हमने जब चेक्स इशू कर दिए होंगे पेमेंट के लिए, तो हमने अपने कैश बुक का बैलेंस कम कर दिया होगा, लेकिन क्योंकि अभी वो प्रेजेंट ही नहीं हुए पेमेंट के लिए, तो बैंक ने हमारा पासबुक कभी कम नहीं करा होगा। इसका मतलब क्या, हमारा कैश बुक का बैलेंस कम आ रहा होगा, पासबुक में बैलेंस ज्यादा होगा। अब हम कैश बुक के बैलेंस से पासबुक के बैलेंस में आ रहे हैं, तो अब हमको रिकंसिलिएशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको अपना कैश बुक का बैलेंस बढ़ा देना पड़ेगा अपने पासबुक के बैलेंस पे आने के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे हम बोलेंगे ऐड चेक्स इशूड but not presented for payment, but not presented for payment। तो कितने रुपए के चेक है, 1,36,000 के चेक। सिंपल। नेक्स्ट में कहता है चेक्स डिपॉजिटेड इन बैंक बट नॉट येट क्लियर्ड अमाउंट ₹90,000, यानी उल्टा केस हो गया। हमने अपने अकाउंट में कुछ चेक्स जमा करे, हमने अपने अकाउंट में 90,000 रुपीज के चेक जमा करे, जमा करते ही हमने अपनी कैश बुक का बैलेंस बढ़ा दिया होगा, लेकिन अभी क्योंकि ये चेक क्लियर ही नहीं हुए, तो हमारा पासबुक का बैलेंस भी बढ़ा नहीं होगा। तो अब हमें कैश बुक के बैलेंस से पासबुक के बैलेंस पर आने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपना कैश बुक कम करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, थोड़ी सी जगह छोड़ दूंगा क्योंकि कुछ और ऐड करने का आइटम्स हो सकते हैं, थोड़ी सी जगह छोड़ के मैं लेस करूंगा चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर 90,000। ये माइनस कर रहा हूं, लेस कर रहा हूं, तो मैं ब्रैकेट में लिख दूंगा 90,000।
अब अगला आइटम है बैंक चार्जेस अमाउंटेड टू ₹300, यानी अब क्या हुआ, बैंक ने कुछ अपने चार्जेस काट लिए, हमारे अकाउंट से कुछ चार्जेस काट दी। तो बैंक ने जब चार्जेस काट लिए होंगे तो हमारा पासबुक का बैलेंस कम कर दिया होगा, लेकिन अभी हमारा कैशबुक का बैलेंस तो कम नहीं हुआ, हमें पता ही नहीं था। तो अब हम इसको ठीक करने के लिए क्या करेंगे, अपने कैशबुक के बैलेंस को भी कम कर देंगे, तो ये भी लेस हो जाएगा। सो दिस विल बी बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस 300, तो ये भी मैं माइनस में लिख दूंगा 300। अगला आइटम, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक अमाउंट्स टू ₹1250। इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, देखो क्रेडिटेड बाय बैंक लिखा है, तो मैंने आपको बताया था बैंक हमारा बैलेंस बढ़ाने के लिए हमेशा क्रेडिट करती है, ठीक है, ये बात मैंने बताई थी। तो इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक मतलब बैंक ने हमारे अकाउंट में कुछ इंटरेस्ट जमा करा, यानी हमारा जो पासबुक का बैलेंस होगा वो बैंक ने बढ़ा दिया होगा, लेकिन अभी हमने अपना कैशबुक का बैलेंस नहीं बढ़ाया होगा क्योंकि हमें पता ही नहीं था। तो अब हम इसको ठीक करने के लिए, रिकंसाइल करने के लिए क्या करेंगे, अपने बैंक का भी बैलेंस बढ़ा देंगे। तो इसमें हम लिखेंगे इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, ये कितना दे रखा है, 1250, 1250, ठीक है। बस अब डिफरेंसेस तो खत्म हो गए आपको, इसका अगले आइटम में तो आपको पासबुक का बैलेंस दे रखा है, तो एक बार इसको प्लस माइनस करके देख लेते क्या आ रहा है, 240 प्लस 136 प्लस 1250 माइनस 90,300, तो ये आ रहा है 286,950, 286,950। दिस शुड बी माई बैलेंस एज पर पासबुक। अच्छा, और क्लैरिफिकेशन के लिए, क्लैरिटी रखने के लिए हम लोग ये भी लिख लेते हैं बैलेंस एज पर कैशबुक, हमने बोला ये डेबिट बैलेंस है, और ये जो बैलेंस एज पर पासबुक आया ये क्रेडिट बैलेंस आया, दोनों भी फेवरेबल बैलेंस है, ठीक है। तो एक बार अपने सवाल में देख लेना क्या हमारा 286,950 आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो आप देख लेना 286,950 पासबुक का बैलेंस क्वेश्चन में भी दिया हुआ था, ठीक है। तो दिस इज योर बैलेंस प्रेजेंटेशन, इस प्रकार से आपको बैलेंस प्रेजेंटेशन से बीआरएस बनाना होता है। अब दूसरा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं सेम वे में बी, प्लस माइनस प्रेजेंटेशन। प्लस माइनस प्रेजेंटेशन में आपको क्या करना है, मैं आपको प्लस माइनस प्रेजेंटेशन भी बताता चलता हूं। तो देखो प्लस माइनस प्रेजेंटेशन में हेडिंग आपकी सेम होगी, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन, ठीक है। तो हेडिंग पूरी आपको प्रॉपर्टी जैसे मैंने आपको पहले बताई वही आपको डालनी है। बस यहां पे फर्क क्या हो जाएगा, हमको यहां पे दो कॉलम बनाने होंगे, एक कॉलम में हम लिखेंगे प्लस आइटम, दूसरे कॉलम में हम लिखेंगे माइनस आइटम, ठीक है। और यहां आपका वही पर्टिकुलर्स आ जाएगा, ऊपर भी अगर हमने नहीं लिखा तो पर्टिकुलर जरूर लिख लेना, पर्टिकुलर्स भी हम लोग लिखेंगे, ठीक है। अब सेम वे में स्टार्ट करते हैं, बैलेंस एज पर कैश बुक। तो बैलेंस एज पर कैश बुक आपको 2,40,000 दिया हुआ है। अब ये फेवरेबल बैलेंस है, तो जो फेवरेबल बैलेंस होता है वो हम प्लस आइटम के अंदर लिख लेते हैं। अच्छे बैलेंस को, फेवरेबल बैलेंस को हम लोग प्लस आइटम के नीचे लिख लेते हैं। तो ये आपका वही डेबिट बैलेंस है, तो इसको मैं 2,40,000 को प्लस आइटम पे लिख दूं, ठीक है। तो पहले हमारा स्टार्टिंग पॉइंट ये हो गया। अब वापस से सारी वही चीजें देखना शुरू करो। चेक्स इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड इन द बैंक अमाउंट्स टू ₹1,36,000, ठीक है। अब मैं बात पूरी हम लोग चर्चा कर चुके हैं, इफेक्ट की चर्चा कर चुके हैं, तो अब मैं सीधा इसकी ट्रीटमेंट पे आऊंगा। तो 1,36,000 अगर आप अपने ऊपर बैलेंस प्रेजेंटेशन में देखो तो हमने बोला था ये हमें प्लस करना है, 1,36,000 हमने प्लस करा था, तो इसलिए हम लोग इसको मतलब बेसिकली कहां दिखा देंगे, प्लस आइटम में दिखा देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड
फॉर पेमेंट। ठीक है, तो अब हम इसको प्लस आइटम के अंदर लिख देंगे 1,36,000। ठीक है, तो वही है, जो चीज प्लस कर रहे हैं वो प्लस आइटम के नीचे लिख दो, जो चीज माइनस कर रहे हैं वो माइनस आइटम के नीचे लिख दो। यही होता है आपका प्लस माइनस प्रेजेंटेशन। ठीक है, सिमिलरली अगला आइटम था चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर, तो लिख लेते चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर। तो ये कितना आ रहा है? ये हमने माइनस किया था, चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर हमने 90,000 का ये माइनस किया था, तो इसको हम लोग माइनस आइटम में लिख देंगे 90,000। अगला था बैंक चार्जेस। बैंक चार्जेस, तो बैंक चार्जेस भी हमने माइनस करे थे, तो ये भी हम माइनस आइटम के नीचे लिख देंगे 300। और लास्ट आइटम था इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक। इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, तो ये हमने प्लस किया था, तो इसको हम लोग प्लस आइटम के नीचे लिख देंगे 1250। तो ये हो गया हमारा काम खत्म। अब आपको यहां पे देखना होता है कि बैलेंस किस साइड बच रहा है, बैलेंस किस साइड बच रहा है। तो इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे, एक मिनट देखना, हाँ, तो इस क्वेश्चन में देखना, जब आप देखोगे प्लस आइटम का कॉलम और माइनस आइटम का कॉलम, इसको कंपेयर करना और ये आपको देखना होगा कि बैलेंस किस साइड बच रहा है। तो इस क्वेश्चन में हमारा बैलेंस यहां पे बच रहा होगा, यहां पे बच रहा होगा। कितने का बैलेंस बच रहा है तो देख लो, वैसे तो मुझे पता ही कितना आएगा, बट फिर भी 136। एक बार हम ऐड करके माइनस करके सारी चीजें देख लेते हैं। तो देखो 286,950 का बैलेंस इधर बच रहा है, 286,950 का बैलेंस इधर बच रहा है। तो इसको हम लोग बोल देंगे बैलेंस एज पर पासबुक, और ये क्या है? फेवरेबल यानी क्रेडिट बैलेंस है। ठीक है, तो ये हमारा काम खत्म हो जाता है। और फिर हम लोग इसकी टोटलिंग भी कर लेते हैं, प्लस आइटम और माइनस आइटम के दोनों के कॉलम की टोटलिंग कर लेते हैं। ये तो सेम ही आती है, 240 प्लस 136 प्लस 1250, तो ये आ रहा है टोटल 377,250। 377,250। ठीक है, अगर बैलेंस यहां बचता, अगर बैलेंस यहां बचता तो ये मेरा अनफेवरेबल बैलेंस हो जाता। ठीक है, तो अगर मतलब जो भी हमारा, जैसे फेवरेबल बैलेंस से हमने स्टार्ट किया था, प्लस आइटम से हमने स्टार्ट किया था, तो जो इसका बैलेंस बचेगा फेवरेबल आइटम का एज पर पासबुक, वो ऑपोजिट साइड बचेगा, यानी माइनस आइटम के साइड बचेगा। लेकिन अगर बैलेंस इधर ही बचता तो इसको हम लोग बोल देते अनफेवरेबल आइटम। ये होता है प्लस माइनस प्रेजेंटेशन का पूरा फंड। ठीक है, तो वही चीज कर रहे हैं, सेम काम कर रहे हैं, बस उसको प्रेजेंट अलग अलग ढंग से कर रहे हैं, हालांकि काम आपका बिल्कुल सेम है। तो मैंने जैसे कि बोला, आपको जो तरीका समझ आता है, जो तरीका इजी लगता है, आप उस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो। राइट, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, और इसी के साथ आपको दोनों भी तरह के प्रेजेंटेशन। अब हमें करना है इलस्ट्रेशन नंबर 4। इलस्ट्रेशन नंबर 4, चलिए तो सबसे पहले इलस्ट्रेशन पढ़ते हैं, क्या कहता है। From the following particulars, ascertain the balance that would appear in the bank passbook of A on 31st December 2019। देखो सबसे पहले तो इसमें आपको डेट दे दी, इस क्वेश्चन में आपको डेट दे दी, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। द बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक ऑन 31st December 2019 इज 6340। तो यहां पे क्वेश्चन ने आपको ओवरड्राफ्ट का बैलेंस दिया है, वो भी एज पर कैश बुक। तो सतर्क हो जाना है, जब भी ओवरड्राफ्ट का बैलेंस हो तो आपको एक्स्ट्रा केयरफुल हो जाना है। ठीक है, ओवरड्राफ्ट बैलेंस का मतलब क्या हुआ, यहां पे कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस है, या फिर आप इसको अनफेवरेबल बैलेंस भी बोल सकते हो, अनफेवरेबल बैलेंस भी बोल सकते हो। सेकेंड में कहता है इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट फॉर 6 months एंडिंग 31st December 2019 ₹160 इज एंटर्ड इन पासबुक, यानी कि हमारे बैंक ने कुछ 160 रुपए का इंटरेस्ट काट लिया।
बैंक चार्जेस ऑफ ₹400 आर डेबिटेड इन द पासबुक ओनली। अगेन बैंक ने कोई 400 रुपए के कुछ चार्जेस काट लिए। चेक्स इश्यूड बट नॉट कैश प्रायर टू 31 दिसंबर 2019 अमाउंटेड टू ₹11,68,000। ठीक है, तो जब भी इश्यूड हुए इसका मतलब क्या हुआ कि हमने पेमेंट के लिए कोई चेक्स इशू करे, तो हमने चेक्स इशू करे फॉर पेमेंट, लेकिन ये अभी इन कैश नहीं हुए, यानी ये अभी पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुए। चेक्स पेड इनटू बैंक बट नॉट क्लियर बिफोर 31 दिसंबर 2019 22,17,000, यानी हमने कुछ चेक्स जमा करे अपने अकाउंट में लेकिन अभी ये क्लियर नहीं हुए। 6 में कहता है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स कलेक्टेड बाय द बैंक एंड क्रेडिटेड इन द पासबुक ₹12 लाख। तो बैंक ने कुछ हमारे इन्वेस्टमेंट्स पे इंटरेस्ट कलेक्ट करके हमारे अकाउंट में जमा कर दिया। तो बस इतना सा सवाल है। इस सवाल को लेकिन आप लोग इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, क्योंकि इसमें हम लोग ओवरड्राफ्ट बैलेंस की डिस्कशन करेंगे कि हमें इस केस में किस प्रकार से बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना होता है। चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको एक ट्यूटोरियल नोट लिखवाना चाहता हूं। एक ट्यूटोरियल नोट लिखना और फिर मैं आपको बताता हूं वो क्या नोट है। इसमें लिखना वेनेवर देर इज एन बोला चाहिए ओवरड्राफ्ट, ब्रैकेट में लिखना दैट इज अनफेवरेबल बैलेंस, स्टूडेंट्स में प्रेफर यूजिंग प्लस माइनस प्रेजेंटेशन to avoid confusions। तो ये नोट पहले आप लोग लिख लेना और फिर मैं आपको बताता हूं ये क्या नोट मैंने लिखवाया और क्यों लिखवाया। ठीक है, तो आप लोग मेरे साथ साथ लिखते रहना। अगर आपका लिखना छूट जाता है तो आप वीडियो पॉज करके भी लिख सकते हैं। तो मैंने आपको बोला जब भी आपको क्वेश्चन में ओवरड्राफ्ट बैलेंस दे दे, आपको ओवरड्राफ्ट बैलेंस से स्टार्ट करना है। तो आपको मैं रूल नहीं बता रहा, लेकिन मैं आपको एक एडवाइस दे रहा हूं एज अ टीचर कि आप प्रेफर करना यूजिंग प्लस माइनस प्रेजेंटेशन। ऐसा मैं आपसे क्यों बोल रहा हूं अब आपको समझ आएगा। तो ये सवाल मैं आपको अगेन दोनों प्लस माइनस और बैलेंस प्रेजेंटेशन दोनों से करवाऊंगा और फिर उसके बाद आपको समझ आएगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको प्लस माइनस प्रेजेंटेशन बताऊंगा। इस क्वेश्चन में मैं सबसे पहले आपको प्लस माइनस प्रेजेंटेशन से बताऊंगा। चलिए, तो वही आपकी हेडिंग तो सेम आएगी, तो प्रॉपर हेडिंग डालेंगे हम लोग बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन, इसमें क्वेश्चन में डेट दे रखी है तो प्रॉपर डेट लिखेंगे 31 दिसंबर 2019। और वही अपने कॉलम्स बनते हैं पर्टिकुलर्स, प्लस आइटम, और माइनस आइटम्स। तो ये तो हमारा छोटा सा एक फॉर्मेट बन गया। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में आप लोग सवाल अपने पास देखते रहना। पेज नंबर है 3.19, तो अपने पास क्वेश्चन आप खोल के रखना। तो आपको ओवरड्राफ्ट बैलेंस दिया है एज पर पासबुक, सॉरी एज पर कैश बुक। तो हम लिखेंगे ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक। ठीक है, आपकी क्लैरिफिकेशन के लिए, क्लियर रखने के लिए लिख ले रहा हूं क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक का मतलब क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। अब ये ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, तो मैंने आपको बोला
ओवरड्राफ्ट बैलेंस या अनफेवरेबल बैलेंस के केस में हम लोग इसको माइनस आइटम के नीचे लिखते हैं। तो सबसे पहली बात, इसको आपको माइनस आइटम के नीचे लिखना है। कितना है? 6340। 6340। तो जब भी अनफेवरेबल बैलेंस हो उसको माइनस आइटम के नीचे लिखना, फेवरेबल बैलेंस हो तो प्लस आइटम के नीचे लिखना। ठीक है, तो बस पहले आपको इसमें सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है, खाली इतना ही आपको ध्यान रखना है इसमें। ठीक है, वंस आपने इतना ध्यान रख लिया, फिर आपको क्वेश्चन अपना नॉर्मली कर लेना है। अपनी जो हमने थिंकिंग पिछले क्वेश्चन में रखी वही सेम थिंकिंग के साथ हमें अपना क्वेश्चन कर लेना है। तो जैसे कि अगर मैं इस क्वेश्चन में बोलूं, सबसे पहले उसने बोला हुआ है कि कुछ इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट हमारे बैंक ने एंटर करा 160 रुपए का, मतलब इंटरेस्ट बेसिकली काटा, हमारे अकाउंट से 160 रुपए का इंटरेस्ट काटा। ठीक है, तो अब वही सोचना है आपको क्या हुआ होगा। जब इंटरेस्ट काटा तो हमारा पासबुक का बैलेंस कम हो गया, हमारा पासबुक का बैलेंस कम हो गया, तो हमको अपना कैश बुक का बैलेंस भी कम करना पड़ेगा। हम कैश बुक के बैलेंस से स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमको कैश बुक के बैलेंस से पासबुक के बैलेंस पे आना है। तो जब बैंक ने पासबुक का बैलेंस कम कर दिया तो हमें अपना कैश बुक का बैलेंस भी कम करना पड़ेगा। तो मैं लिख देता हूं, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट एंटर्ड इन पासबुक। तो जो लैंग्वेज आपको क्वेश्चन में दिख जाए वही लैंग्वेज कॉपी पेस्ट कर देना। तो कितना इंटरेस्ट है? 160 रुपए का, तो इसको मैं माइनस आइटम के नीचे लिख दूंगा। नेक्स्ट आइटम में अगेन सेम चीज है, बैंक चार्जेस 400 रुपए के कटे हैं, तो वही सेम ट्रीटमेंट, सेम थिंकिंग। बैंक चार्जेस बैंक ने हमारे पासबुक से में काट दिया, यानी कम कर दिया, तो हमें अपना कैश बुक भी कम करना पड़ेगा। तो हम बोलेंगे बैंक चार्जेस डेबिटेड इन पासबुक। कितना है? 400 रुपए का, तो ये भी हम माइनस आइटम के नीचे लिख देंगे। नेक्स्ट आइटम में बोला हुआ है चेक्स इश्यूड बट नॉट कैश प्रायर टू 31 दिसंबर 2019 अमाउंटिंग टू रुपीज 11,68,000। तो जब हमने कुछ चेक्स इशू करे पेमेंट के लिए तो मतलब हमने अपना कैश बुक का बैलेंस कम कर दिया, लेकिन अभी ये प्रेजेंट नहीं हुए, क्लियर नहीं हुए, इन कैश नहीं हुए, सेम ही चीज है, एक ही बात होती है, सारी चीजें मतलब बोलने का एक ही तरीका है। तो हमने चेक्स इशू करे, अपना बैंक का बैलेंस कम कर दिया, लेकिन अभी क्योंकि चेक इन कैश ही नहीं हुए तो बैंक ने अभी बैलेंस हमारा कम नहीं करा। तो अब हमें कैश बुक से पासबुक में आने के लिए अपना बैंक का मतलब बैलेंस बढ़ा देना पड़ेगा, अपनी कैश बुक को बढ़ा देना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे चेक्स इशूड बट नॉट इन कैश। कितने का चेक है ये? 11,68,000 का चेक है, तो ये मैं प्लस आइटम के नीचे लिख दूंगा। अगला आइटम कहता है चेक्स पेड इनटू बैंक बट नॉट क्लियर। तो उल्टा, चेक हमने अपने अकाउंट में जमा करा लेकिन अभी ये क्लियर नहीं हुआ। तो जब हमने चेक अपने अकाउंट में जमा करा तो हमने अपना कैश बुक बढ़ा दिया, लेकिन क्योंकि अभी क्लियर नहीं हुआ तो बैंक ने हमारा पासबुक नहीं बढ़ाया। तो हमको अब इसको ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपने कैश बुक को वापस कम कर देना पड़ेगा। तो हम बोलेंगे चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर। तो ये कितना है? 22,17,000। इसको हम लोग माइनस आइटम के नीचे लिखेंगे। नेक्स्ट, लास्ट कहता है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स कलेक्टेड बाय द बैंक एंड क्रेडिटेड इन द पासबुक ₹12 लाख। तो हमें कुछ इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट मिला जो हमारे बैंक में क्रेडिट हो गया, पर अभी हमने उसको अपने कैश बुक में नहीं डाला। तो जब इसने को बैंक में क्रेडिट किया गया तो बैंक ने क्या किया होगा, हमारा पासबुक का बैलेंस बढ़ा दिया होगा, लेकिन अभी हमने इसको एंटर नहीं करा। तो इसको ठीक करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमें अपना कैश बुक का बैलेंस भी बढ़ा देना पड़ेगा। दैट मीन्स ये हमारा प्लस आइटम के अंदर आ जाएगा। तो हम लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स क्रेडिटेड इन पासबुक। कितना इंटरेस्ट है? 12 लाख का इंटरेस्ट है। इसको हम लोग प्लस आइटम के नीचे दिखा देंगे। राइट, तो ये काम हमारा खत्म हो गया, अब आपको देखना है बैलेंस किस साइड बचेगा। हमने जिस साइड बैलेंस की स्टार्टिंग करी उसके अगर ऑपोजिट कॉलम में अगर बैलेंस बचता है तो वो सेम टाइप ऑफ बैलेंस बच रहा है,
लेकिन अगर वो सेम कॉलम में बैलेंस बच रहा होगा तो वो ऑपोजिट बैलेंस हो जाएगा। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं अभी बताता हूं, पहले हम लोग बैलेंस निकालते क्या है। 11,68,000 या उल्टा करते हैं, बैलेंस मेरे ख्याल से जितना मुझे दिख रहा है वो इधर ही बचेगा। 11,68,000 प्लस 12 लाख माइनस 6340 माइनस 160 माइनस 400 माइनस 22,17,000। चलो, अगर आप अपना बैलेंस निकालोगे तो आपको दिखेगा कि बैलेंस आपका इधर बच रहा है, बैलेंस आपका इधर बच रहा है 144,100 का। ठीक है, तो आप देखो हमने शुरुआत भी करी थी माइनस आइटम से और आपका बैलेंस भी माइनस आइटम में ही बच रहा है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बैलेंस एज पर पासबुक। और कैसा बैलेंस होगा ये फेवरेबल बैलेंस होगा, ये फेवरेबल बैलेंस होगा। ऑल्दो हमने स्टार्ट किया था अनफेवरेबल बैलेंस से, ओवरड्राफ्ट बैलेंस से, लेकिन क्योंकि ये सेम कॉलम के अंदर बैलेंस बच रहा है तो अब ये बैलेंस टाइप जो है वो चेंज हो गया, ये फेवरेबल बैलेंस हो गया। अगर आपका बैलेंस इधर बच रहा होता तो फिर ये ओवरड्राफ्ट ही बैलेंस होता, लेकिन क्योंकि अब आपका बैलेंस इधर बच रहा है तो अब ये आपका फेवरेबल बैलेंस हो गया। फेवरेबल बैलेंस का मतलब क्या हुआ, ये पासबुक का क्रेडिट बैलेंस हो गया, ये पासबुक का क्रेडिट बैलेंस हो गया। और टोटलिंग जो भी आ रही होगी वो आप टोटलिंग कर लेना, मैं देख नहीं रहा, जो भी टोटलिंग आ रही होगी टोटलिंग आपको यहां पे कर देनी है, लेकिन मुद्दे की बात आपकी ये है। ठीक है, तो प्लस माइनस प्रेजेंटेशन आपको इस प्रकार से करनी है इन केस ऑफ इन केस ऑफ ओवरड्राफ्ट बैलेंस। ठीक है, एक ही बात का ध्यान रखना है, ओवरड्राफ्ट बैलेंस के केस में माइनस आइटम में हम लोग लिखेंगे फिगर को, फेवरेबल बैलेंस के केस में हम लोग प्लस आइटम में लिखेंगे, और बाकी हमारा काम बिल्कुल नॉर्मल चलेगा। अब सेकंड मैं आपको दिखाता हूं बैलेंस प्रेजेंटेशन। बैलेंस प्रेजेंटेशन, तो हेडिंग आपकी सेम हो जाएगी, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 दिसंबर 2019। ठीक है, तो हेडिंग आपकी सेम हो गई। अब यहां पे रुपीस और पर्टिकुलर, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक। तो ओवरड्राफ्ट बैलेंस कितना दे रखा है, 6340 का दे रखा है, 6340 का दे रखा है। ठीक है, इतनी बात हो गई क्लियर। अब देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्या आइटम था, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट 160 रुपए का बैंक ने काट लिया, हमारे अकाउंट से काट लिया। अब आपको यहां पे थोड़ी सी ना उल्टी थिंकिंग रखनी है, यहां पे आपको उल्टी थिंकिंग रखनी है। हमारा बैलेंस है ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। अब बैंक इसमें 160 रुपए का इंटरेस्ट काट ले रहा है, बैंक इसमें 160 रुपए का इंटरेस्ट काट ले रहा है। तो अब लॉजिकली थोड़ा सा सोचने की कोशिश करना, जब बैंक हमारे अकाउंट से और पैसे काट रहा है तो कहीं ना कहीं हमारा ओवरड्राफ्ट बैलेंस बढ़ जाएगा, हमारा अनफेवरेबल बैलेंस और अनफेवरेबल हो जाएगा, क्योंकि आपके 160 रुपए कट रहे हैं, जमा नहीं हो रहे, कट रहे हैं। तो यानी कि हमारा ओवरड्राफ्ट बैलेंस अब इससे बढ़ेगा। तो इसलिए हमको यहां पे इसको ऐड करना पड़ेगा, इसको हमें ऐड करना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, क्या बोला था क्वेश्चन है, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट क्या लैंग्वेज थी, सेम लैंग्वेज रखेंगे, एंटर्ड इन पासबुक। तो एंटर्ड इन पासबुक कितना इंटरेस्ट है, 160 रुपए। ठीक है, तो रिपीट कर रहा हूं मैं, ओवरड्राफ्ट बैलेंस हमारा 6340 का था, क्वेश्चन ने बोला इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट बैंक ने काटा। तो इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट जब बैंक ने काटा तो कहीं ना कहीं हमारा ऑलरेडी जो अनफेवरेबल बैलेंस था वो और भी अनफेवरेबल हो जाएगा, क्योंकि 160 रुपए अगर कट रहे तो गंदी बात है। आप सोचो ना, बैंक में जब पैसा कट रहा है कुछ भी तो गंदी बात है, जब पैसा आ रहा है तो अच्छी बात है। इतना तो हम सब लॉजिकली या कॉमन सेंस वे में सोच सकते हैं। तो जब हमारा अनफेवरेबल बैलेंस में से और पैसा कट ले रहा है तो हमारा अनफेवरेबल बैलेंस और भी अनफेवरेबल हो जा रहा है, यानी हमारा ओवरड्राफ्ट बैलेंस का जो भी है वो इंक्रीज हो जा रहा है, इसलिए इसको हमको ऐड कर देना होगा। तो इस प्रकार की हमको थोड़ी सी रिवर्स थिंकिंग इसमें रखनी पड़ेगी।
सिमिलरली देखना, बैंक चार्जेस 400 रुपए डेबिटेड इन पासबुक ओनली, सेम चीज। अगेन बैंक में 400 रुपए के कुछ चार्जेस कट रहे हैं, तो इससे हमारा अनफेवरेबल बैलेंस या ओवरड्राफ्ट बैलेंस और भी बढ़ जाएगा, है ना। तो हम इसको क्या बोलेंगे, इसको भी हम ऐड कर देंगे अपने ओवरड्राफ्ट बैलेंस में। तो बैंक चार्जेस डेबिटेड इन पासबुक 400, डेबिटेड इन पासबुक 400। अब ये मत सोचना सर प्लस माइनस में तो आपने 160 और 400 को माइनस कराया था, अब यहां आप ऐड करा रहे हो। अब यहां पे हम ऐड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोग थोड़ी सी उल्टी थिंकिंग रख रहे हैं। हम लोग बोल रहे हैं कि भाई ओवरड्राफ्ट बैलेंस है ना, तो जब पैसा और कट जा रहा है हमारे अकाउंट से तो हमारा ओवरड्राफ्ट बैलेंस और भी ज्यादा बढ़ जा रहा है, हमारा अनफेवरेबल बैलेंस और अनफेवरेबल हो रहा है, इसलिए हम लोग इसको ऐड कर रहे हैं। और देखो इस रिवर्स उल्टी थिंकिंग की वजह से ही मैंने आपको एक ट्यूटोरियल नोट में ये बोला कि बेटर ये रहेगा, एडवाइजेबल ये रहेगा कि आप इस कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए प्लस माइनस प्रेजेंटेशन ही रखो। प्लस माइनस प्रेजेंटेशन में आपको उल्टी थिंकिंग नहीं रखनी, आपको सिर्फ एक ही बात का ध्यान रखना है कि आपका स्टार्टिंग पॉइंट माइनस आइटम के अंदर होगा। इसके अलावा जो आपकी बाकी चीजें चलेंगी वो अपनी नॉर्मली चलेगी, जैसे आप नॉर्मल बीआरएस बना रहे हो। इसलिए मैंने आपको बोला प्लस माइनस प्रेजेंटेशन बेटर होता है टू अवॉइड कंफ्यूजन। फिर भी मैं आपको दोनों तरीके बता दे रहा हूं, आपको अगेन जो तरीका समझ आता है वो तरीका आप यूज कर सकते हैं। आगे बोलता है चेक्स इशूड बट नॉट कैश्ड प्रायर टू 31 दिसंबर 2019 अमाउंटेड टू ₹1168,000। तो वही चीज हमने चेक्स पेमेंट के लिए इशू करे 11,68,000 रुपए के, लेकिन वो अभी प्रेजेंट नहीं हुए पेमेंट के लिए। तो अब इससे क्या होगा, इससे क्या हुआ, क्योंकि अभी ये पेमेंट के लिए प्रेजेंट ही नहीं हुए, हमारे पासबुक में ये डिडक्ट ही नहीं हुए, तो अब हमारा जो ओवरड्राफ्ट बैलेंस या अनफेवरेबल बैलेंस है वो कम हो जाना चाहिए, वो हमारा कम हो जाना चाहिए। इसलिए हम इसको लेस कर देंगे। तो थोड़ी सी जगह छोड़ के हम लिख लेंगे लेस चेक्स प्रेजेंटेड बट नॉट कैश, या इशूड भी कह सकते हो, चेक्स इशूड कह देते हैं, चेक्स इशूड बट नॉट इन कैश। तो ये कितना है 11,68,000। ठीक है, अब इसको माइनस क्यों कर रहा हूं, अगेन रिपीट कर लेता हूं, क्योंकि इससे मेरा बेसिकली हमने कैश बुक, देखो हमने कैश बुक में अपना बैलेंस ऐड कर दिया, इस पेमेंट को हमने कैश बुक में डाल दिया, लेकिन पासबुक में ये पेमेंट गई नहीं। तो एज पर पासबुक हमारा अनफेवरेबल बैलेंस कम हो जाना चाहिए, हमारा ओवरड्राफ्ट बैलेंस कम हो जाना चाहिए, क्योंकि अभी बैंक में पेमेंट आई नहीं है, इसलिए हम इसको लेस कर दें। अगला आइटम, चेक्स पेड इनटू बैंक बट नॉट क्लियर्ड 22,17,000। तो हमने अपना चेक जमा करा, हमने अपने चेक जमा करा अपने अकाउंट में, तो हमने क्या किया होगा, हमने अपना ओवरड्राफ्ट बैलेंस अपने कैश बुक में कम कर दिया होगा, है ना। चेक आ रहा है, पैसा आ रहा है हमारे अकाउंट में, तो उससे हमारा ओवरड्राफ्ट या अनफेवरेबल बैलेंस कम हो जाएगा। लेकिन पासबुक में वो आया नहीं, तो इसलिए हमें पासबुक में आने के लिए हमें अपना ओवरड्राफ्ट बैलेंस या अनफेवरेबल बैलेंस बढ़ा देना पड़ेगा। तो हम बोलेंगे चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर, चेक्स डिपॉजिटेड या पेड भी लिख सकते हो, क्वेश्चन में पेड लिखा हुआ था, पेड भी लिख सकते हो, जो भी लिखना है। तो ये कितना है 22,17,000, 22,17,000। और लास्ट आपका इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स कलेक्टेड बाय बैंक एंड क्रेडिटेड इन पासबुक 12 लाख। तो बैंक ने क्रेडिट करा हमारा, तो बैंक ने क्या किया, हमारा ओवरड्राफ्ट बैलेंस कम कर दिया, अनफेवरेबल बैलेंस हमारा और कम हो गया, तो इसलिए हम इसको लेस कर देंगे। तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट क्रेडिटेड इन पासबुक 12 लाख, 12 लाख, राइट। तो अब मैं इसका निकाल सकता हूं 6340 160 400 प्लस 22,17,000 माइनस 1168 माइनस 12 लाख। देखो अब ये नेगेटिव में आ रही है फिगर 144,100, 144,100 नेगेटिव में फिगर आ रही है। नेगेटिव फिगर क्या हुआ कि हमारा ओवरड्राफ्ट कहीं ना कहीं नेगेटिव है, हमारा ओवरड्राफ्ट नेगेटिव हो गया है, इसका मतलब कहीं ना कहीं अनफेवरेबल बैलेंस हमारा फेवरेबल बैलेंस में कन्वर्ट हो गया है। तो एज पर पासबुक हमारा आएगा फेवरेबल बैलेंस, तो फेवरेबल या फिर क्रेडिट बैलेंस
एज पर पासबुक 144 100, ये हमारा आंसर आएगा। तो आंसर आपके दोनों तरीके से सही आएंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा सोचना ऐसा पड़ रहा है, उल्टे ढंग से सोचना पड़ रहा है, इसलिए यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है, आपसे गलती हो सकती है, आप कुछ गड़बड़ कर सकते हो। इसलिए अब देखो, मैंने ट्यूटोरियल नोट में आपको क्या बोला कि जब भी ओवरड्राफ्ट या अनफेवरेबल बैलेंस हो तो स्टूडेंट्स क्या प्रेफर कर सकते हैं, यूजिंग प्लस माइनस प्रेजेंटेशन। तो प्लस माइनस प्रेजेंटेशन में हमको इतना ज्यादा उल्टा उल्टा सोचना नहीं पड़ा, इसलिए हम लोग प्लस माइनस प्रेजेंटेशन प्रेफर कर सकते हैं इन केस ऑफ ओवरड्राफ्ट बैलेंस। तो आपको अगर बैलेंस प्रेजेंटेशन अभी ढंग से समझ नहीं भी आया, इसमें आपको कुछ कंफ्यूजन हो रही है, तो आपको टेंशन नहीं लेनी, चिंता नहीं करनी, आप अपना चुपचाप उठ के प्लस माइनस प्रेजेंटेशन पे आ जाना। मैं उम्मीद करता हूं प्लस माइनस प्रेजेंटेशन तो आपको समझ आ ही गया होगा। बाकी थोड़ी और प्रैक्टिस से और भी चीजें क्लियर हो जाएगी, थोड़ा आपको खुद भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा, स्पेशली फॉर ओवरड्राफ्ट बैलेंस। ओवरड्राफ्ट बैलेंस के केस में थोड़ा सा हमें सोचना ज्यादा पड़ता है, तो उसकी आपको ज्यादा प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है। मैं अभी और भी सवाल कराऊंगा आपको, तो उससे और प्रैक्टिस हो जाएगी। इसके अलावा आपको खुद भी प्रैक्टिस करनी है, तो वो तो सारी चीजें आ जाएंगी। लेकिन अगर बैलेंस प्रेजेंटेशन आपके दिमाग में नहीं घुसता, तो आप प्लस माइनस प्रेजेंटेशन यूज कर लेना, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। कोई भी क्वेश्चन आपको ऐसे, मतलब कोई भी आपके एग्जामिनर मार्क्स नहीं काटेगा इसकी वजह से, ठीक है। तो आई होप ये सवाल आपने कर लिया होगा मेरे साथ साथ, और आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। फटाफट से मैं आपको आगे लेके चलता हूं। अब हम अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे, और इस चैप्टर का लास्ट कॉन्सेप्ट एडजस्टेड कैश बुक। ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो आप अपने पास इसकी हेडिंग डाल देना, चाहे तो फ्रेश पेज पे हेडिंग डाल देना और इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। तो सबसे पहले आप लोग मेरे साथ साथ नोट्स उतारना, और फिर हम लोग इसको समझना शुरू करेंगे। चलिए, एडजस्टेड कैश बुक, फर्स्ट एरो में लिखना, अंडर दिस कैश बुक इज फर्स्ट adjusted for certain items before taking the balance to bank reconciliation statement. Next arrow, these adjustments are optional when BRS is being prepared between financial years during different months. However, if BRS is being prepared, prepared at the end of financial year, then such adjustments becomes necessary so as to reflect the correct balance in बैलेंस शीट, या ब्रैकेट में भी ले सकते हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। नेक्स्ट एरो, फॉलोइंग
adjustments are made in कैश बुक। फर्स्ट में लिखना एरर्स इन कैश बुक, एरर्स इन कैश बुक। एग्जाम्पल, wrong amount recorded, wrong amount recorded, double recording, under over oblique overcasting of balance, etc. सेकेंड में लिखना ओमिशन इन कैश बुक, ओमिशन इन कैश बुक। एग्जाम्पल, बैंक चार्जेस, इंटरेस्ट, direct receipts, oblique payments, oblique payments। नोट लिखना, नोट, नोट ब्लू से ही लिख लेते चलो। फर्स्ट नोट में लिखना डिले इन recording in passbook, due to timing difference is not adjusted in cash book। Example, delay in clearing of checks, these are to be these are to be adjusted in these are to be adjusted in एक मिनट, BRS normally। Second note, errors in passbook are not adjusted in cash book। Third, adjustments made in cash book are not to be considered again in BRS। और लास्ट नोट लिखना प्रिपेयर adjusted cash book
only if asked specifically in question or BRS is being prepared at the end of financial year. At the end of financial year. तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों ने मेरे साथ साथ सारी नोटिंग कर ली होगी, और अगर नहीं करी, अभी रह गया है, तो आप पीछे करके या पॉज करके नोट कर सकते हैं। अब मैं आपके साथ डिस्कशंस करना शुरू करता हूं कि हमने इतनी सारी चीजें लिखी, क्या लिखा हमने, क्या हमने इसमें समझना है। चलिए, तो मैं वापस ऊपर आ जाता हूं, वापस अपने कॉन्सेप्ट के ऊपर आ जाता हूं। तो कॉन्सेप्ट का नाम है एडजस्टेड कैश बुक। कभी कभी आपको बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाने से पहले एडजस्टेड कैश बुक प्रिपेयर करना पड़ता है। ठीक है, नॉर्मली हम क्वेश्चन में क्या करते हैं, कैश बुक का जो भी बैलेंस गिवन होता है उसको सीधा सीधा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में ले लेते हैं और अपना बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना लेते हैं। लेकिन यहां पे हम क्या करेंगे, हम पहले एडजस्टेड कैश बुक बनाएंगे, एडजस्टेड कैश बुक का बैलेंस निकालेंगे और उस बैलेंस को हम लेके अपने बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में लेके जाएंगे। ठीक है, तो देखो ये लिखा हमने, अंडर दिस कैश बुक इज फर्स्ट एडजस्टेड फॉर सर्टेन आइटम्स बिफोर टेकिंग द बैलेंस टू बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। क्या एडजस्टेड कैश बुक बनाना कंपलसरी होता है? द आंसर इज नो। एडजस्टमेंट्स करना ऑप्शनल है। These adjustments are optional. When bank reconciliation statement is being prepared between financial year, हमारा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, उसके बीच बीच में हम लोग अगर बना रहे हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, महीने के महीने बना रहे हैं, तो उस केस में एडजस्टमेंट करना या एडजस्टेड कैश बुक करना बनाना ऑप्शनल होता है। लेकिन अगर हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फाइनेंशियल ईयर के एंड में बना रहे हैं, सपोज हमारा 31 मार्च को फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है और हम 31 मार्च को ही बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना रहे हैं, तो उस केस में एडजस्टेड कैश बुक बनाना अनिवार्य हो जाता है। क्यों सर अनिवार्य हो जाता है? भाई 31 मार्च को या एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर को हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं, हमारी बैलेंस शीट वगैरह बनती है, बैलेंस शीट में हमें अपना कैश बुक का बैलेंस लेके आना होता है एसेट साइड पे। तो हमारे लिए जरूरी हो जाता है कि हम सही सही बैलेंस अपने बैलेंस शीट में लेके आए। इस वजह से हम लोग एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर में एडजस्टेड कैश बुक कंपल्सरीली बनाते हैं, ताकि हमारा बैलेंस शीट में जो भी फिगर आए वो ट्रू एंड फेयर आए, सही सही आए। तो यही बात देखो यहां लिखी है, हाउएवर इफ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज बीइंग प्रिपेयर्ड, इस लाइन को, पूरी लाइन को आप अंडरलाइन कर लेना, इज बीइंग प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, then such adjustments becomes necessary so as to reflect the correct balance in बैलेंस शीट या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यहां से आपका ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन भी बन सकता है, यहां पे आपका ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन भी बन सकता है। अब सवाल उठा, ठीक है सर एडजस्टेड कैश बुक के बारे में हम समझ गए, लेकिन मुद्दे की बात बताओ कि एडजस्टेड कैश बुक होती क्या है, उसमें हमें क्या क्या एडजस्टमेंट्स दिखानी होती है। तो देखो याद रखना, सिंपल दो एडजस्टमेंट्स हमको सिर्फ लेनी होती है एडजस्टेड कैश बुक में, खाली दो एडजस्टमेंट्स। एक तो होता है एरर्स इन कैश बुक, ध्यान रखना कैश बुक, एरर्स इन कैश बुक। कैसी एरर? रॉन्ग अमाउंट रिकॉर्डेड, हमने अपनी कैश बुक में गलत अमाउंट दिखा दिया। डबल रिकॉर्डिंग, कोई ट्रांजैक्शन को हमने दो दो बार रिकॉर्ड कर दिया अपनी कैश बुक में। अंडर या ओवर कास्टिंग ऑफ बैलेंस, मतलब हमने कोई टोटलिंग वगैरह की कुछ गड़बड़ कर दी अपने कैश बुक में। इस तरह की कोई भी गलती, जब भी आपको लगे कि कैश बुक में हमसे गलती हुई है, हमसे कैश बुक में रिकॉर्डिंग में कुछ गलती हुई है, वो गलती आपको अपनी कैश बुक में एडजस्ट करनी होती है। और दूसरी क्या चीज आपको एडजस्ट करनी होती है? ओमिशन इन कैश बुक। ध्यान रखना कैश बुक बोल रहे हैं, एरर्स भी इन कैश बुक, ओमिशंस भी इन कैश बुक। जैसे कि बैंक चार्जेस, हमारे पासबुक में बैंक चार्जेस कट गए लेकिन अभी कैश बुक में अभी हमने रिकॉर्ड नहीं करे, तो ये आपको एडजस्टेड कैश बुक में लेके जाना पड़ेगा। इंटरेस्ट, कुछ इंटरेस्ट काट लिया हमारे बैंक ने या इंटरेस्ट कुछ जमा कर दिया हमारे बैंक ने हमारे पासबुक में, तो वो अभी हमने कैश बुक में अगर रिकॉर्ड नहीं करा तो उसको हमें एडजस्ट करना होता है। डायरेक्ट रिसिप्ट्स या पेमेंट्स, कोई डायरेक्ट पेमेंट्स चली गई, कट गई हमारे बैंक से, कोई रिसिप्ट्स आ गई, हमारे कस्टमर ने डायरेक्टली हमारे अकाउंट में पैसा डाल दिया, जो भी है,
इस तरह की सारी जो भी ओमिशंस आपको लगे कि कैश बुक में कोई चीज रिकॉर्ड नहीं करी गई, ओमिट हो रखी है, वही चीजें आपको सिर्फ अपने कैश बुक में एडजस्ट करनी होती है। तो सिर्फ याद रखना, क्रक्स बोल रहा हूं, सिर्फ दो ही एडजस्टमेंट्स जाती हैं आपकी, दो ही तरह की एडजस्टमेंट्स जाती है आपके एडजस्टेड कैश बुक में। एक तो एरर्स इन कैश बुक और दूसरी ओमिशन इन कैश बुक। नोट देखो, आप नोट में क्या क्या आपने लिखा, डिले इन रिकॉर्डिंग इन पासबुक ड्यू टू टाइमिंग डिफरेंस इज नॉट एडजस्टेड इन कैश बुक, इज नॉट एडजस्टेड इन कैश बुक। कि कोई भी टाइमिंग डिफरेंस की वजह से कोई फर्क आ रहा है ना, चेक क्लियर होने में डिले हो गया, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, चेक चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, या चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर। तो इस तरह की टाइमिंग डिफरेंसेस जब भी होती हैं, उस टाइमिंग डिफरेंसेस को हम एडजस्टेड कैश बुक में नहीं दिखाते। सेकेंडली, एरर्स इन पासबुक आर नॉट एडजस्टेड इन कैश बुक। हमने बोला सिर्फ कैश बुक की एरर्स हैं वो हम लोग एडजस्ट करेंगे कैश बुक में, लेकिन अगर पासबुक में कोई गलती आ रही है तो वो हम लोग एडजस्ट नहीं करेंगे कैश बुक में। ये दोनों भी चीजें हम लोग डायरेक्टली अपनी नॉर्मली बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में दिखाएंगे। थर्ड में लिखा, एडजस्टमेंट्स मेड इन कैश बुक आर नॉट टू बी कंसिडर्ड अगेन इन बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। कोई भी चीज हमने एडजस्टेड कैश बुक में ले गए वंस, उसको आप दोबारा से बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में मत लाना। एडजस्टमेंट या तो एडजस्टेड कैश बुक में होगी या बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में होगी, दोनों जगह नहीं होगी। दोनों जगह होगी तो गड़बड़ हो जाएगा। तो जो भी चीजें आपने ऑलरेडी अपने कैश बुक में एडजस्ट कर दी, उसको दोबारा से बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में नहीं दिखाना। और फोर्थ, सबसे इंपॉर्टेंट, जहां पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसलिए मैंने नोट डाल रखा है, प्रिपेयर एडजस्टेड कैश बुक ओनली इफ या स्पेसिफिकली आस्क्ड इन क्वेश्चन, या तो क्वेश्चन में क्लियरली लिख दे वो कि एडजस्टेड कैश बुक बनाओ, या फिर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज बीइंग प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। क्योंकि हमने बोला एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर के केस में एडजस्टमेंट करना अनिवार्य हो जाता है, ताकि हमारे सही सही बैलेंस अपनी हमारी बैलेंस शीट में जाए। इसलिए अगर क्वेश्चन में या तो क्लियरली बोल दे कि एडजस्टेड कैश बुक बनाओ तो बनाना, या फिर क्वेश्चन में वो डायरेक्टली तो ना बोले लेकिन हिंट दे दे, आपको ऐसा कुछ बोल दे कि हमारी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फाइनेंशियल ईयर के एंड में बन रही है, तो उस केस में आप एडजस्टेड कैश बुक बनाना, अन्यथा आपको बनाने की आवश्यकता नहीं है। अगर क्वेश्चन में क्लियरली नहीं बोला हुआ या क्वेश्चन में कोई हिंट नहीं दे रखा, तो आपको एडजस्टेड कैश बुक बनाने की जरूरत नहीं है। ये नोट मैंने क्यों लिखवाया, क्योंकि हो सकता है पुराने आपके जो एग्जाम्स हुए हैं उसके सजेस्टेड आंसर्स में या पुराने रिवीजन टेस्ट पेपर्स जो हैं इंस्टीट्यूट के, उसमें आपको हो सकता है कोई क्वेश्चन ऐसा मिल जाए जिसमें एडजस्टेड कैश बुक उसने बोला तो नहीं है बनाने, फिर भी सजेस्टेड आंसर में बना रखा है उन्होंने। ठीक है, ऐसी कंफ्यूजन है, पहले हो चुकी है बच्चों में, इसलिए ये मैं नोट लिखवा रहा हूं कि ये क्लियरली मैंने इंस्टीट्यूट से डायरेक्टली क्लैरिफिकेशन ले रखी है। तो इंस्टीट्यूट ने डायरेक्टली मुझे बोल रखा है कि बच्चों को एडजस्टेड कैश बुक तभी बनाना है जब क्वेश्चन में क्लियरली बोल दे या कोई हिंट दे दे, अदरवाइज आपको बनाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये है आपका कॉन्सेप्ट। लेकिन कॉन्सेप्ट किस काम का, अगर हम उसको क्वेश्चन में दिखाए ना या क्वेश्चन में प्रैक्टिस ना करें, तो कॉन्सेप्चुअली चैप्टर खत्म हो गया। लास्ट कॉन्सेप्ट था, इस चैप्टर में ज्यादा कॉन्सेप्ट वैसे भी नहीं थे, और इसका लास्ट कॉन्सेप्ट आपका एडजस्टेड कैश बुक का इस चैप्टर का था। तो फटाफट से अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं आपके एडजस्टेड कैश बुक के, और फिर आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग करते हैं इस कॉन्सेप्ट के ऊपर इलस्ट्रेशन नंबर 6। इलस्ट्रेशन नंबर 6 स्टडी मटेरियल का पेज नंबर है 3.21। इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। तो इसमें छोटी सी करेक्शन भी करते हुए चलनी है, तो वो मैं आपको कराता हुआ चलूंगा। तो कह रहा हूं 30 दिसंबर 2019, तो पहले तो इसको 30th को काट के लिखना 31st। तो on 31st December 2019, the bank column of A. Phillips cash book showed a debit balance of ₹4610। तो देखो क्वेश्चन ने क्या बोला हुआ है, डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस मतलब कैश बुक का डेबिट बैलेंस मतलब फेवरेबल बैलेंस। On examination of the cash book and bank statement, you find that checks amounting to ₹6,30,000 which were issued to trade payables and entered in the cash book बिफोर 30th दिसंबर, इसको काट के हुई 31st दिसंबर 2019 वर नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट अंटिल दैट डे। तो बेसिकली सिंपल भाषा में हमने कुछ चेक्स इशू करे पेमेंट के लिए, लेकिन वो अभी पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हो। सेकेंड में कह रहा है
checks amounting to rupees 2,50,000 had been recorded in the cash book as having paid into the bank on 30th December को काट के वही 31st December 2019 but were entered in the bank statement on 1st January 2020। तो सिंपल भाषा में 2.5 लाख का कोई चेक या 2.5 लाख के हमने चेक डिपॉजिट अपने कैश बुक में दिखाए, लेकिन अभी ये बैंक पे क्लियर नहीं हो पाए। तो ये बैंक में कब क्लियर हो? 1st जनवरी को क्लियर हो। थर्ड में कह रहा है चेक रिसीव फॉर 73,000 रुपीज हैड बीन डिसऑनर्ड प्रायर टू 31st December 2019 बट नो रिकॉर्ड ऑफ दिस फैक्ट अपीयर्ड इन द कैश बुक। डिसऑनर का मतलब क्या होता है? आपने देसी भाषा में सुना होगा चेक बाउंस होना, चेक बाउंस होना। इसकी टेक्निकल जो बोलते हैं इसको, टेक्निकल वर्ड जो यूज होता है वो होता है डिसऑनर। तो हमने कोई चेक जमा तो करा अपने अकाउंट में, लेकिन वो डिसऑनर हुआ है ना, यानी हमें उसका चेक का पैसा मिला ही नहीं। तो ये आपको बोल रहा है बेसिकली इस क्वेश्चन में। तो अभी बता देंगे इसका क्या ट्रीटमेंट होगा। फोर्थ में कहता है डिविडेंड ऑफ रुपीज 3,80,000 पेड डायरेक्टली टू द बैंक हैड नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। तो कुछ डिविडेंड रिसीव हुआ जो डायरेक्टली बैंक में मिल गया, तो हमने अपनी कैश बुक में उसको रिकॉर्ड नहीं करा। बैंक इंटरेस्ट एंड चार्जेस अमाउंटिंग टू रुपीज 4,200 हैड बीन चार्ज्ड इन द बैंक स्टेटमेंट बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। तो कुछ चार्जेस, बैंक के चार्जेस, इंटरेस्ट वगैरह कट गए हमारे बैंक से, लेकिन वो अभी हमने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करे। नो एंट्री हैड बीन मेड in the cash book for a trade subscription of rupees 10,000 paid with a banker's order in November 2019। तो बेसिकली क्या मतलब हुआ है? सिंपल भाषा में, इतनी कहानी का कुछ नहीं है, सिंपल है। कुछ ट्रेड सब्सक्रिप्शन का पैसा हमारे अकाउंट से कैश बुक से कट गया, हमारे कैश बुक से कट गया, लेकिन उसकी हमने कोई भी एंट्री नहीं करी। तो एक पेमेंट बेसिकली हमारे बैंक से कट गई, लेकिन उसको अभी हमने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करा। इसको एक तरह से आप कह सकते हो डायरेक्ट पेमेंट इन पासबुक। और कहता है चेक ऑफ रुपीज 27,000 ड्रॉन बाय, ये अच्छा पॉइंट है, a check of rupees 27,000 drawn by B Philip had been charged to A Philip's bank account by mistake in December 2019। देखो हम कौन है? हम है ए फिलिप, हम है ए फिलिप। एक और कोई दूसरा कोई व्यक्ति था जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं था, जिसका नाम था बी फिलिप। खाली नाम मिलता जुलता था, लेकिन उससे हमारा कोई लेना देना नहीं था। तो बी फिलिप ने कुछ चेक इशू करे होंगे पेमेंट के लिए, लेकिन बैंक ने क्या नालायकपंती करी? बैंक ने बी फिलिप के अकाउंट से काटने की जगह वो पैसा हमारे अकाउंट से काट दिया। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि बी फिलिप कोई दूसरा व्यक्ति है जिसने कुछ चेक इशू करे फॉर पेमेंट, तो उसको बैंक को क्या करना चाहिए था? बी फिलिप के अकाउंट से काटनी चाहिए था पैसे। हमारा तो कोई लेना देना था ही नहीं उस व्यक्ति से, लेकिन बैंक ने कुछ नालायकपंती करी, बैंक ने हमारे अकाउंट से काट दिया रादर देन फ्रॉम द अकाउंट ऑफ बी फिलिप। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो यह है बैंक की गलती, एरर ऑफ बैंक, एरर ऑफ बैंक। तो ये सारी चीजें आपको कहानियां दे रखी हैं बेसिकली, और कह रहा आपसे यू आर रिक्वायर्ड टू मेक अप्रोप्रिएट एडजस्टमेंट्स इन द कैश बुक ब्रिंगिंग डाउन द करेक्ट बैलेंस। देखो क्या बोल दिया उसने कि कैश बुक में एडजस्टमेंट्स करो, यानी कहीं ना कहीं वो आपको एडजस्टेड कैश बुक बनाने बोल रहा है। और बी में कह रहा है टू प्रिपेयर अ स्टेटमेंट रिकंसाइलिंग द एडजस्टेड बैलेंस इन द कैश बुक विद द बैलेंस शोन इन द बैंक स्टेटमेंट। तो कहीं मतलब सिंपल भाषा में बीआरएस बनाने आपको बोल रहे। चलो आइए जी, तो सबसे पहले आपको क्या करना है? एडजस्टेड कैश बुक बनानी। और बीआरएस में जब भी हम कैश बुक की बात करते हैं, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, हम हमेशा बैंक कॉलम की बात करते हैं। चलो जी, तो यहां से देखते हुए चलते हैं। तो सबसे पहले वापस ऊपर आ जाते हैं। क्वेश्चन ने आपको डेबिट बैलेंस 4610 का दे रखा है, तो हम इसको यहां पे लिख देंगे टू बैलेंस बीडी। ये बेसिकली जो बैलेंस आपको गिवन है वो हम यहां पे डाल देंगे 4610। फर्स्ट में कह रहा है, अब पहले हम लोग एडजस्टेड कैश बुक बना रहे हैं, तो खाली हम एडजस्टेड कैश बुक के आइटम्स आइडेंटिफाई करते हैं। तो पहला क्या है? चेक इशू हुआ पेमेंट के लिए, लेकिन प्रेजेंट नहीं हुआ पेमेंट के लिए। तो ये एक टाइमिंग डिफरेंस है, ये एक टाइमिंग डिफरेंस है। तो टाइमिंग डिफरेंस हमारे एडजस्टेड कैश बुक में नहीं आती, तो इसको हमें यहां पे नहीं डालना। सिमिलरली सेकंड भी आपकी टाइमिंग डिफरेंस है, उसमें चेक डिपॉजिट हुआ हमारे अकाउंट में,
है ना, या पेमेंट के लिए, मतलब बेसिकली चेक पे हुआ हमारे अकाउंट में, लेकिन हम अभी वो क्लियर नहीं हो पाया, तो ये दिस इज ऑल्सो अ टाइमिंग डिफरेंस, तो ये भी आपका एडजस्टेड कैश बुक में नहीं आएगा। अब थर्ड देखना, अ चेक रिसीव फॉर 73,000 हैड बीन डिसऑनर्ड प्रायर टू 31 दिसंबर बट नो रिकॉर्ड ऑफ दिस फैक्ट अपीयर इन द कैश बुक। तो हमने क्या बोला हुआ है कि एडजस्टेड कैश बुक में सिर्फ या तो कैश बुक में गलती आएगी, या कैश बुक की गलती आएगी, या फिर ओमिशन आएगी। तो यहां पे एक चेक हमने जमा करा, तो जब हमें चेक रिसीव हुआ होगा 73,000 का, तो उस टाइम पे हमने अपना कैश बुक बढ़ा दिया होगा। लेकिन अब ये क्योंकि डिसऑनर हो गया है, तो अब ये 73,000 अब हमारे अकाउंट से वापस से कट जाने चाहिए, तो हमें अपने कैश बुक से उड़ा देना चाहिए। लेकिन अभी हमने इसको रिकॉर्ड नहीं करा, तो ये कहीं ना कहीं एक ओमिशन है, हमारे कैश बुक में हमने रिकॉर्डिंग नहीं करी, तो ये एक ओमिशन है इन कैश बुक। सो दिस विल अपीयर इन, या दिस विल बी रिकॉर्डेड इन एडजस्टेड कैश बुक। तो इसको हम लोग अपने एडजस्टेड कैश बुक में दिखा देंगे। अब कौन सी साइड में दिखाएंगे? चेक डिसऑनर हो गया है ना, चेक डिसऑनर हो गया, तो यानी हमारा बैंक का बैलेंस कम हो जाना चाहिए, तो यानी हमें इसको अपने एडजस्टेड कैश बुक में क्रेडिट करना चाहिए। हम लिखेंगे बाय ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल्स को हम डेबिट कर देंगे, और अमाउंट कितना दे रखा है? 73,000 को, 73,000। ठीक है, अगला आइटम क्या है? अ डिविडेंड ऑफ ₹3,80,000 पेड डायरेक्टली इनटू द बैंक। तो ये भी क्या है, मतलब हमने कुछ डिविडेंड, हमें कुछ रिसीव हुआ, लेकिन हमने इसको कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करा, तो दिस इज ऑल्सो अ ओमिशन इन रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन इन कैश बुक। सो दिस विल ऑल्सो बी रिकॉर्डेड इन एडजस्टेड कैश बुक। इससे क्या होगा? हमारा कैश बुक का बैलेंस बढ़ना चाहिए, क्योंकि डिविडेंड मिल रहा है हमको, तो इसलिए हम कैश बुक को डेबिट कर देंगे। तो टू डिविडेंड रिसीव्ड, कितना अमाउंट है? 3,80,000। नेक्स्ट आइटम, बैंक इंटरेस्ट एंड चार्जेस 4,200 के बैंक स्टेटमेंट में आ रहे, बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, तो दिस इज अगेन एंड ओमिशन, तो इसको भी हम लोग यहां पे दिखा देंगे। तो क्योंकि बैंक चार्जेस है कट रहे हैं, तो ये हमारे कैश बुक के क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। बाय बैंक चार्जेस एंड इंटरेस्ट, कितना है? 4,200। 6 कह रहा है नो एंट्री हैड बीन मेड इन द कैश बुक फॉर अ ट्रेड सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹10,000। तो कोई पेमेंट हुई है जिसकी कोई भी हमने एंट्री नहीं करी अपनी कैश बुक में, तो ये तो क्लियरली बोल रहा है, क्वेश्चन ही बोल रहा है आपसे कि एक ओमिशन है कहीं ना कहीं, तो दिस विल ऑल्सो बी रिकॉर्डेड। तो यहां पे लिख देंगे बाय ट्रेड सब्सक्रिप्शन, तो ये भी पेमेंट है, इसलिए मैं कैश बुक के क्रेडिट साइड पे दिखा रहा हूं। कैश बुक के डेबिट साइड में सारे रिसिप्ट्स आते हैं, क्रेडिट साइड पे सारी पेमेंट्स आती है, तो उसी को हम यहां पे रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो ट्रेड सब्सक्रिप्शन कितने की हो गई? 10,000 की, 10,000 की। और सेवेंथ में जो है दे रखा है आपको, वो बैंक की एरर दे रखी है, तो ये मैंने आपको ऑलरेडी नोट में लिखवा दिया। बैंक की एरर हम लोग एडजस्टेड कैश बुक में नहीं दिखाते, सिर्फ कैश बुक के एरर को दिखाते हैं हम लोग, तो ये एडजस्टेड कैश बुक में नहीं आएगा। ठीक है, तो बस इतनी चीजें आएंगी आपके एडजस्टेड कैश बुक में। तो अब आप देख लो कि एडजस्टेड कैश बुक का कितना बैलेंस आ रहा है। तो टोटल तो आ रहा है 3,84,610, 3,84,610, और कितना बैलेंस बच रहा है? बाय बैलेंस कैरिड डाउन, तो 3,84,610 में से 73,000 गए, 4,200 गए और 10,000 गए, तो कितना बैलेंस बच रहा है? 297,410, 297,410। अब हम बनाएंगे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 दिसंबर 2019। तो अब हम यहां पे कौन सा बैलेंस लेके जाएंगे? जो एडजस्टेड कैश बुक का जो फाइनल बैलेंस आया वो हम यहां पे लेके आएंगे। तो हम बोलेंगे डेबिट बैलेंस एज पर एडजस्टेड कैश बुक। कितना बैलेंस आया? 297,410, 297,410।
410। अब बस इतना ध्यान रखना कि जो चीजें आप ऑलरेडी एडजस्टेड कैश बुक में दिखा चुके उसको दोबारा से बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में नहीं दिखाना। अब सिर्फ जो चीजें हमने छोड़ दी, जो चीजें हमने एडजस्टेड कैश बुक में नहीं दिखाई, खाली वही चीजें यहां पे आएंगी। ठीक है, आइए जी। तो जैसे फर्स्ट पॉइंट था चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, ये अभी हम लोगों ने अपने एडजस्टेड कैश बुक में नहीं दिखाया, तो इसको हम लोग बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में दिखाएंगे। तो चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, तो वही अपनी थिंकिंग करना, हमने चेक इशू करे पेमेंट के लिए तो हमने अपनी कैश बुक कम कर दी होगी, लेकिन क्योंकि अभी प्रेजेंट नहीं हुए पेमेंट के लिए तो पासबुक अभी कम नहीं हुआ होगा या बैंक स्टेटमेंट अभी कम नहीं हुआ होगा। तो इसको ठीक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको ऐड कर देना पड़ेगा। तो आइए जी इसको हम लोग ऐड कर देते हैं। ऐड चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। कितने के चेक हैं, 6,30,000। नेक्स्ट सेकंड में है चेक्स हमने हैविंग पेड इनटू द बैंक, मतलब चेक हमारे बैंक में पे हो गए, तो इसको हमने रिकॉर्ड कर दिया था कैश बुक में, बट अभी ये बैंक स्टेटमेंट में नहीं आए। तो जब चेक हमारे अकाउंट में जमा हुए होंगे तो हमने अपनी कैश बुक बढ़ा दी होगी, लेकिन क्योंकि अभी ये बैंक स्टेटमेंट में आ नहीं रहे तो ये बैंक स्टेटमेंट में नहीं बढ़ पाया। तो कैश बुक से बैंक स्टेटमेंट में जाने के लिए हमें अपनी कैश बुक कम कर देनी पड़ेगी। तो इसको हम लोग लेस कर देंगे। तो थोड़ी सी जगह छोड़ देता हूं और लिखता हूं लेस चेक पेड इनटू द बैंक बट, क्या लैंग्वेज बोली थी वही लैंग्वेज लिख देंगे, बट नॉट एंटर्ड इन बैंक स्टेटमेंट। कितना अमाउंट दे रखा है आपको, 2.5 लाख रुपए का। थर्ड, तो थर्ड देखना चेक डिसऑनर हुआ था, इसको हम लोग ऑलरेडी एडजस्टेड कैश बुक में दिखा चुके, तो इसको यहां पे दोबारा लेने की जरूरत नहीं। फोर्थ, डिविडेंड वाला पॉइंट एडजस्टेड कैश बुक में दिखा चुके, दोबारा दिखाने की जरूरत नहीं। फिफ्थ, बैंक इंटरेस्ट एंड चार्जेस दिखा चुके एडजस्टेड कैश बुक में, यहां पे दिखाने की अब दोबारा जरूरत नहीं। सिक्स्थ, ट्रेड सब्सक्रिप्शन पेमेंट कुछ थी जो हमारे कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुई थी, ये हम ऑलरेडी एडजस्टेड कैश बुक में दिखा चुके, तो बीआरएस में दिखाने की जरूरत नहीं। सेवेंथ में आ जाना, चेक ऑफ ₹27,000 ड्रॉन बाय बी फिलिप हैड बीन चार्ज टू ए फिलिप्स अकाउंट। तो बेसिकली बैंक की गलती थी, तो ये हमने एडजस्टेड कैश बुक में नहीं दिखाया था, तो अब हम इसको दिखा देंगे। अब इसमें हमें क्या एडजस्टमेंट करनी होगी, तो इसको सोचना लॉजिकली। चेक बी फिलिप ने काटा था, पेमेंट के लिए चेक बी फिलिप ने इशू करा था, तो आइडियली बी फिलिप का अकाउंट कम हो जाना चाहिए था। तो बी फिलिप ने जब चेक इशू करा होगा तो हम तो ए फिलिप है, हमने तो अपनी कैश बुक में कुछ भी नहीं करा होगा, लेकिन बैंक ने क्या किया, हमारा अकाउंट कम कर दिया, हमारे बैंक स्टेटमेंट में पैसा कम कर दिया। तो बैंक ने क्या किया, हमारा अकाउंट, हमारा बैलेंस कम कर दिया, लेकिन हमने तो इसको कम नहीं किया क्योंकि गलती बैंक की है, हमें कम करना ही नहीं था। लेकिन अब हमें कैश बुक से बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस में आने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको अपना कैश बुक भी कम करना पड़ेगा बैलेंस मैच करने के लिए। तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, इसको हम लोग लेस कर देंगे। तो क्या लिखेंगे, पेमेंट बाय बी फिलिप्स erroneously entered in bank statement कितना अमाउंट है, 27,000 बस इतनी चीजें इसमें आनी थी, हमने खाली पीली यहां पे जगह छोड़ी, जरूरत ही नहीं थी। बट कोई बात नहीं, जगह छोड़ देना बेटर रहता है, बाद में खिचड़ी ना पके, इससे अच्छा हम जगह छोड़ दें। तो कोई बात नहीं, चलो जो भी हो गया।
अब इसमें हम बैलेंस निकालते हैं, अब इसका बैलेंस निकालने की कोशिश करते हैं। तो 630 ऐड करना है, 250 माइनस करना है, 27,000 माइनस करना है, तो ये कितना आ रहा है 6,50,410, 6,50,410। तो एक बार आंसर टैली कर देंगे, 6,50,410, तो बिल्कुल ठीक हमारा आंसर आ रहा है। तो ये हो गया क्रेडिट बैलेंस एज पर, मैं पासबुक नहीं लिख रहा यहां पे क्योंकि क्वेश्चन में बैंक स्टेटमेंट वर्ड यूज हुआ है, तो मैं यहां पे बैंक स्टेटमेंट यूज करूंगा। तो क्रेडिट बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट 6,50,410। तो इस प्रकार से हमें एडजस्टेड कैश बुक के क्वेश्चंस करने होते हैं। चलिए, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। मैं फटाफट से आपको अगले क्वेश्चन की ओर लेके चलता हूं। अब हम करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 5। इलस्ट्रेशन नंबर 5, इसको भी आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। पेज नंबर बता देता हूं, पेज नंबर है 3.20, 3.20 पेज नंबर है। चलिए क्वेश्चन पढ़ते क्या कह रहा है। On 30th September 2019, the bank account of X, according to the bank column of cash book, was overdrawn to the extent of rupees 4062. इस लाइन का क्या मतलब हुआ? सिंपल मतलब ये हो गया कि हमारे कैश बुक में एक ओवरड्राफ्ट बैलेंस आ रहा था। ओवरड्रॉन का मतलब क्या हुआ? ओवरड्राफ्ट बैलेंस। तो 4062 रुपीज का कैश बुक में ओवरड्राफ्ट का बैलेंस आ रहा था। On the same date, the bank statement showed a credit balance of rupees 20758 20758 in favor of X. क्रेडिट बैलेंस ऑफ 20758 का मतलब क्या हुआ? बैंक स्टेटमेंट में क्रेडिट बैलेंस का मतलब हो गया फेवरेबल बैलेंस। तो यानी हमारे कैश बुक में अनफेवरेबल बैलेंस आ रहा था, परंतु बैंक स्टेटमेंट में फेवरेबल बैलेंस आ रहा था। An examination of the cash book and bank statement reveals the following. A check of rupees 13,14,000 deposited on 29 September 2019 was credited by the bank only on 3rd October 2019. तो हमने कुछ चेक डिपॉजिट किया था अपने अकाउंट में 29 सितंबर को, परंतु बैंक में क्रेडिट कब हुआ? 3rd October 2019 को। A payment by check for rupees 16,000 had been entered twice in the cash book. तो हमने अपनी कैश बुक में पेमेंट को 2 बार एंटर कर दिया गलती से। On 29 September 2019, the bank credited an amount of rupees 1,17,400 received from a customer of X, but the advice was not received by X until 1st October 2019. तो सिंपल मतलब क्या हुआ? हमारे कोई कस्टमर ने डायरेक्टली हमारे अकाउंट में पैसा कुछ जमा कर दिया, लेकिन हमें पता ही नहीं लगा। एडवाइस वॉज नॉट रिसीव अंटिल 1st अक्टूबर, मतलब 1 अक्टूबर तक हमको पता ही नहीं लगा कि कुछ अमाउंट हमारे अकाउंट में कस्टमर ने डायरेक्टली जमा किया। ठीक है, तो ये हो गया डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर। बैंक चार्जेस अमाउंटिंग टू रुपीज 580 हैड नॉट बीन एंटर्ड इन द कैश बुक। तो ये सिंपल हो गया। On 6 September 2019, the bank credited rupees 20,000 to X in error. तो बैंक ने X को गलती से 20,000 रुपए कुछ क्रेडिट कर दिए बैंक स्टेटमेंट में। तो ये बैंक की गलती होगी बेसिकली। 6th में कह रहा है बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर रुपीज 1,40,000 वॉज डिस्काउंटेड बाय एक्स विद दिस बैंक। The bill was dishonored on 28 September 2019, but no entry had been made in the books of X. तो एक बिल डिस्काउंटेड विद बैंक है जो डिसऑनर हो गया। तो मैंने लास्ट लेक्चर में वैसा समझाया ही था, जब भी डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर हो जाता है तो बैंक हमसे वो पैसा रिकवर कर देती है। बैंक हमसे पैसा रिकवर कर देती है तो सिंपली बैंक हमारे अकाउंट से पैसा काट देती है। Checks issued up to 30th September 2019 but not presented for payment up to that date total rupees 13,26,000। तो ये सिंपल हो गया, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। You are required to show the appropriate rectifications required in the cash book of X to arrive at the correct balance on 30th September 2019। तो सिंपली आपसे एडजस्टेड कैश बुक मांग रहा है, वो एडजस्टेड कैश बुक मांग रहा है, एंड टू प्रिपेयर अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन दैट डेट। चलिए आइए जी, तो सबसे पहले हम लोग एडजस्टेड कैश बुक बना लेते हैं। एडजस्टेड कैश बुक
बैंक कॉलम। तो सबसे पहले आपको ओवरड्राफ्ट बैलेंस दे रखा है, क्वेश्चन में आपको ओवरड्राफ्ट बैलेंस दे रखा है। ओवरड्राफ्ट बैलेंस का मतलब क्या हुआ, इधर बैलेंस आ रहा होगा बाय बैलेंस सीडी, ये है गिवन ओवरड्राफ्ट बैलेंस। तो ये कितना दे रखा है 4062 का, 4062। ठीक है, आइए अब एक एक करके पहले हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सी ट्रांजैक्शंस हम एडजस्टेड कैश बुक में दिखाएंगे। तो सबसे पहला चेक डिपॉजिटेड 29 सितंबर क्रेडिटेड बाय बैंक, मतलब ये एक टाइमिंग डिफरेंस है, पहला आइटम आपका टाइमिंग डिफरेंस है, एडजस्टेड कैश बुक में नहीं आएगा। अब मैं जल्दी जल्दी करूंगा। पेमेंट बाय चेक ऑफ ₹16,000 हैड बीन एंटर्ड ट्वाइस इन कैश बुक, तो ये हो गई कैश बुक की गलती, एरर इन कैश बुक, क्योंकि हमने कोई ट्रांजैक्शन दो बार रिकॉर्ड कर दी, तो ये हमें एडजस्टेड कैश बुक में लेके आएंगे। अब हमने कोई पेमेंट अब दो बार अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड करी, मतलब हमने अपना कैश बुक दो बार कम कर दिया, लेकिन वो एक ही बार कम होना चाहिए था। तो अब हम इसको सही करने के लिए क्या करेंगे, इस कैश बुक को 16,000 रुपए से बढ़ा देंगे। तो 16,000 रुपए से बढ़ाने के लिए हम कैश बुक में डेबिट साइड में इसको दिखा देंगे। तो हम लिखेंगे टू पार्टी, पार्टी मतलब जिस भी बंदे से हमने जिस भी बंदे को हमने पेमेंट करी होगी उस बंदे का हम नाम लिख देंगे। तो वो जो भी बंदा होगा, हमें नाम पता नहीं, तो मैं सिर्फ पार्टी लिख रहा हूं। तो टू पार्टीज अकाउंट 16,000, तो 16,000 रुपए से हम अपनी कैश बुक बढ़ा देंगे। नेक्स्ट है ऑन 29 सितंबर द बैंक क्रेडिटेड एन अमाउंट ऑफ 1,17,400 रिसीव फ्रॉम अ कस्टमर ऑफ एक्स बट द एडवाइस was not received by X until 1st October। तो ये डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर है, तो कहीं ना कहीं ओमिशन है हमारी कैश बुक में कि एक डायरेक्ट डिपॉजिट हमारे अकाउंट में आया तो, लेकिन अब हमने अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करा। सो दिस इज एन ओमिशन इन कैश बुक, सो दिस विल ऑल्सो बी रिकॉर्डेड इन एडजस्टेड कैश बुक। तो ये मैं दिखा दूंगा टू कस्टमर अकाउंट, ये क्या है, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर। तो कितने रुपए का डिपॉजिट है, 1,17,400। फोर्थ बैंक चार्जेस, तो बैंक चार्जेस हमारे कैश बुक में आए नहीं जबकि वो कट गए, तो ये भी कमीशन है कैश बुक में, तो ये हम दिखा देंगे। तो यहां आ जाएगा बाय बैंक चार्जेस 580। ठीक है, क्रेडिट साइड, क्योंकि ये पेमेंट है ना, बैंक चार्जेस कट रहा है, मेरे अकाउंट से कम हो रहा है, कैश बुक कम हो रहा है, तो इसलिए मैं इसको क्रेडिट साइड पे दिखा रहा हूं। नेक्स्ट 6 सितंबर 2019 द बैंक क्रेडिटेड ₹20,000 टू एक्स इन एरर। तो ये बैंक की गलती है, बैंक ने गलती करी, तो बैंक की गलती एडजस्टेड कैश बुक में नहीं आती, तो हम इसको यहां पे नहीं लेंगे। सिक्स है बिल ऑफ एक्सचेंज, और जो डिस्काउंट हुआ था वो डिसऑनर हो गया जिसकी हमने कोई भी एंट्री नहीं करी, तो दिस इज अगेन एन ओमिशन ऑफ ट्रांजैक्शन बीइंग रिकॉर्डेड इन कैश बुक। तो ये कैश बुक की एक कमीशन है, तो हम इसको दिखा देंगे। तो मैंने आपको क्या बोला, डिस्काउंटेड बिल जब भी डिसऑनर होता है तो बैंक वो हमसे रिकवर करता है, यानी हमारा बैंक कम हो जाता है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट साइड पे दिखा देंगे। तो यहां हम लिखेंगे बाय, जो भी बंदा होगा जो टू बाय पार्टी या कस्टमर जिसका भी बिल डिसऑनर हुआ होगा उसका नाम यहां पे आ जाएगा, बाय पार्टीज अकाउंट, ब्रैकेट में मैं लिख देता हूं BR डिसऑनर्ड या डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर्ड। कितने रुपए का बिल है, 1,40,000, खत्म। 7 में कह रहा है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, तो ये टाइमिंग डिफरेंस है, यहां पे नहीं आएगा, राइट। अब हमारा सारा काम खत्म हो गया। तो फटाफट से देखना बैलेंस किधर बच रहा होगा, ऐसे देख के मुझे लगता है बैलेंस इधर ही आना चाहिए, टू बैलेंस सीडी। तो कितना बैलेंस बच रहा है, 4062 प्लस 580 प्लस 140, तो यार है 144,642, 144,642 माइनस 16 माइनस 117,400, तो यार है 11242, 11242। ठीक है, तो दिस इज माय बैलेंस एज पर एडजस्टेड कैश बुक। और इधर बैलेंस बचने का क्या मतलब है कि ये एक
क्रेडिट बैलेंस है या फिर एक ओवरड्राफ्ट बैलेंस है। अब मैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना लेता हूं। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 30th सितंबर 2019, और यहां पे ओवरड्राफ्ट बैलेंस आ रहा है। तो मैंने आपको क्या बोला, ओवरड्राफ्ट बैलेंस में बेटर क्या होगा, हम प्लस माइनस वाली प्रेजेंटेशन रखें। तो इसको मैं प्लस माइनस प्रेजेंटेशन में बनाऊंगा। तो यहां आएगा प्लस आइटम, यहां आएगा माइनस आइटम। ठीक है, तो यहां हम लिखेंगे ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। ओवरड्राफ्ट बैलेंस है तो इसको हम माइनस आइटम में दिखाएंगे। कितना है, 11242, 11242। अब वही काम करना है, जो चीजें हमने एडजस्टेड कैश बुक में नहीं डाली वो यहां पे डाल देंगे हम लोग। खत्म। आओ जी वापस से देख लेते हैं। तो पहला जैसे था कि चेक डिपॉजिट हुआ था, परंतु हमने हमारे अकाउंट में जमा हुआ 3 अक्टूबर को, क्लियर हुआ 3 अक्टूबर को। तो ये टाइमिंग डिफरेंस था, हमने एडजस्टेड कैश बुक में नहीं डाला था। तो अब हम इसको दिखा देंगे यहां पे। अब क्या करेंगे हम इसका, यहां पे तो वही सोचना है आपको, सिंकिंग वही रखनी है। हमने अपना कैश बुक बढ़ा दिया होगा, जब हमने चेक जमा किया होगा तो हमने अपना कैश बुक बढ़ा दिया होगा। लेकिन क्योंकि जमा नहीं हुआ बैंक में, तो बैंक में तो ये बढ़ नहीं पाया, बैंक स्टेटमेंट में बढ़ा नहीं। तो हमको इसको ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए, इसको माइनस में दिखा देना चाहिए। तो ये एक आपका माइनस आइटम हो जाएगा। तो ये हो जाएगा चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड कितना है, 13,14,000। खत्म। सेकेंड है पेमेंट चेक, पेमेंट ऑफ चेक एंटर ट्वाइस, ये हमने ले लिया। थर्ड वाला हमने ले लिया, थर्ड वाला भी ले लिया। फोर्थ बैंक चार्जेस ले लिया। फिफ्थ आइटम देखना, बैंक क्रेडिटेड ₹20,000 टू एक्स इन एरर। क्रेडिट करने का मतलब क्या हुआ, बैंक ने हमारे अकाउंट में 20,000 रुपए जमा करे गलती से, लेकिन करे तो हमको तो रिकंसिलिएशन करना है। तो अब यहां पे क्या हुआ, जब बैंक ने जमा करे हमारे अकाउंट में तो बैंक ने हमारा अकाउंट बढ़ा दिया, क्रेडिट कर दिया, हमने नहीं करा। तो हमको इसको ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको भी इसको बढ़ा देना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये एक प्लस आइटम हो जाएगा। तो एरनियस क्रेडिट बाय बैंक, तो ये 20,000 हमारा प्लस आइटम में आ जाएगा। सिंपल। फिफ्थ हो गया, सिक्स्थ में आ जाओ। तो सिक्स्थ वाला हम पॉइंट डील कर चुके ऑलरेडी। सेवेंथ आ जाना, चेक इशू करे बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। तो क्या हुआ, चेक जब इशू करे हमने पेमेंट के लिए, तो हमने तो अकाउंट कम कर दिया अपना, हमारा कैश बुक कम कर दिया, लेकिन बैंक ने नहीं करा। तो बैंक इसको ठीक करने के लिए क्या करेगा, इसको बढ़ा, सॉरी हमको इसको ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको इसको बढ़ा देना पड़ेगा। तो हम इसको क्या करेंगे, प्लस आइटम में दिखाएंगे। तो लिखेंगे चेक्स issued but not presented for payment। कितना अमाउंट है, 13,26,000, 13,26,000। खत्म। अब हमारी सारी चीजें यहां पे आ गई। अब आपको वही देखना है आपका बैलेंस किधर बचेगा, और देख के मेरे को ऐसा लगता है बैलेंस इधर ही बच रहा है, इधर बच रहा है। ठीक है, वैसे तो देख के क्या, क्वेश्चन में ऑलरेडी उसने बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस दे रखा है, तो इधर ही बचना चाहिए, हमको ऑलरेडी पता है। तो देख लेते हैं, 20,000 प्लस 13, 26 माइनस 11242 माइनस 131400। तो ये आ रहा है 20758, यहां पे 20758। और सेम बात है, सेम बात है, माइनस आइटम में शुरुआत की थी, बैलेंस जो बच रहा है वो भी माइनस आइटम में ही बच रहा है। तो ये ऑपोजिट टाइप ऑफ बैलेंस हो गया। तो ये हो गया आपका बेसिकली फेवरेबल
या क्वेश्चन में क्रेडिट बैलेंस बोल रखा था ना, तो वही लिख देते हैं, क्रेडिट बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। ठीक है, और टोटलिंग कर लेना, टोटलिंग कर लेना। वैसे पता लग रहा है कितना टोटल आ रहा है, 13,46,000, 13,46,000। ठीक है, तो आप देख लेना एक बार आंसर में, आंसर में क्या, आप क्वेश्चन में देख लेना। देखो उसने क्वेश्चन में बोल रखा था, क्वेश्चन में उसने बोल रखा था क्रेडिट बैलेंस बैंक स्टेटमेंट में आ रहा था 20758 का, तो ये आपका देखो यहां पे वेरीफाई हो गया, ये आपका वेरीफाई हो गया, 20758 का हमारा क्रेडिट बैलेंस आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हमको सवाल अपने करने होते हैं। आई होप अब आपको एडजस्टेड कैश बुक का फंडा समझ आ गया होगा और आपने मेरे साथ साथ ये सवाल भी प्रैक्टिस कर लिया होगा। चलिए, तो मेरे साइड से ये चैप्टर खत्म हो गया है। अब काम आपका बच जाता है, आपको होमवर्क करना है, और होमवर्क क्या है, कुछ भी नहीं है। जो भी आपके रिमेनिंग क्वेश्चंस रह गए, चाहे वो इलस्ट्रेशंस हो, चाहे वो अनसॉल्व क्वेश्चन हो, अब रिमेनिंग क्वेश्चंस आपको खत्म करने हैं, यही आपका होमवर्क है। रिमेनिंग इलस्ट्रेशंस एंड क्वेश्चंस, जो भी स्टडी मटेरियल के जितने भी क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, चाहे वो प्रॉपर प्रैक्टिकल क्वेश्चन हो, चाहे वो ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन हो, चाहे वो जैसे भी क्वेश्चन हो, आपको वो करने हैं अपने साइड से और इसको रिवाइज कर देना है। तो कॉन्सेप्चुअली कुछ ज्यादा है नहीं इस चैप्टर में, फिर भी मैंने आपको सारे कॉन्सेप्ट्स कवर कराए और सारे कॉन्सेप्ट्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कराए। ठीक है, तो आई होप आपने लेक्चर पूरा एंड तक देखा होगा और आपको सारी चीजें समझ आ गई होगी। तो अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए, हंसी खुशी रहिए, एक दूसरे की मदद करते रहिए और पॉजिटिव माइंडसेट से पढ़ाई करते रहिए। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम लोग कोई दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।